चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर भी स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, जो बच्चे 12th क्लास में पॉलिटिकल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और 2025 में वो फाइनल बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चूंकि हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 10 का वीडियो सीरीज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, होम साइंस सभी के। ठीक है, आर्ट्स में जितने पेपर है, सब्जेक्ट है, उन सब के। तो ये आपके जो है आपके पॉलिटिकल साइंस में सेकेंड चैप्टर आपको करा रहे हैं। और सेकेंड चैप्टर के पिछले सीरीज में 10 क्वेश्चन तक हो गए थे और आज यहाँ पे 12 क्वेश्चन देख करके और टोटल 22 क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को हम कर देंगे खत्म। ठीक है, तो चलिए 11 नंबर प्रश्न से बिना देर किए हुए देखें। प्रश्न है आपके, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? बताइए, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1949 ईस्वी में, या फिर 1991 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, या फिर आपके 1995 ईस्वी में? सही उत्तर आप कमेंट में करेंगे कि कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा आपका सी उत्तर, यानी 1992 ईस्वी यूरोपीय संघ। ठीक है, यूरोपीय संघ के बारे में पढ़े होंगे और यूरोपीय आर्थिक समुदाय भी याद रख लेंगे 1957, उसके स्थापना वर्ष कभी बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, यूरोपीय संघ यूरोपीय समुदाय के देशों के लिए कैसे कैसे बना था उसका एक बार क्रम ध्यान रखेंगे, वहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे, यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम? यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम बताइए। डॉलर है, या रूबल है, दिनार है, या फिर यूरो? तो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है उसका नाम आप सब जानते हो क्या है भाई? तो यूरो। अब एनसीईआरटी जो बच्चे पढ़े, थ्योरी पढ़ रहे थे, वो ये हमें कमेंट में करके बताएंगे कि यूरो को यूरोपीय संघ में से कितने देशों ने एक्सेप्ट किए हैं और कितने देश जो है वो यूरो को एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि उनके सारे डिटेल्स में चीजें को पढ़ाए गए थे। अब यहाँ हम अगले चैप्टर की बात कर लेंगे, सॉरी, अगले चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर के अगले 13 नंबर प्रश्न। तो ये रहा आपके सामने, यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या बताइए। यूरोपीय संघ के जो झंडे हैं उसमें स्टार होते हैं, और स्टार कितने होते हैं ये बताने आपको। 20 स्टार यानी तारे होते हैं, 12 होते हैं, 30 होते हैं, या फिर आपके 5 होते हैं? फटाफट से बताएंगे। तो उसमें आप पढ़े थे कि सर्किल की तरह जो है वो स्टार होते हैं। ठीक है, और ये स्टार होते हैं लगभग 12। कितने होते हैं? 12। इसका जो बैकग्राउंड होता है, फ्लैग का बैकग्राउंड होता है, वो ब्लू होता है, और गोल्डन कलर यानी सोने के रंग की तरह यहाँ सितारों का एक घेरा होता है। ठीक है, यूरोपीय संघ के झंडे में। तो ये चीजें भी हम लोग देख लिए, यानी 13 का बी उत्तर एकदम सही है। अगले सवाल देखें, 14 नंबर प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? काफी हल्का है और अच्छा भी है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश का नाम बताइए। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, या फिर बांग्लादेश? फटाफट से आप लोग एक तरफ अपना आंसर लिखेंगे और एक तरफ मेरा, और लास्ट में जरूर आप बताएंगे कि कितने आपके जो है वो सही हो गए। ठीक है, और एक बात और कहेंगे, जो भी अभी भी कहीं तैयारी नहीं किए हैं तो वो तैयारी शुरू करें। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट वाले वीडियो लेक्चर, नोट्स, पीडीएफ सारे कुछ के साथ। मात्र एक सब्जेक्ट आपको 99 में मिलेंगे। 3 सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपको 297 रुपए के आसपास में आते हैं, लेकिन आप 3 सब्जेक्ट एक साथ लेंगे तो बस आपको 250 रुपये में आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें ज्यादा आपको ये वो करने की कोई झंझट जरूरत ही नहीं, सारे झंझटें खत्म कर दिए कि ये ऐप इंस्टॉल करो। बहुत सारे आर्ट्स के बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रजिस्टर भी नहीं करने आते हैं, तो उन सारा झंझट खत्म। बस कुछ नहीं करना है आपको, मेरे व्हाट्सएप पे आप अपना नाम, जिले का नाम, सब्जेक्ट का नाम लिख के भेज देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हैं 882537 और 6551। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मैसेज कर देंगे अपना नाम, जिले का नाम, सब्जेक्ट, फिर आपको हम बता देंगे कैसे आपकी तैयारी होगी। ठीक है, चलिए अगले हम देखेंगे, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश आप सब जानते हो। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश ये कौन न जाने भाई? भारत है। ठीक है, चलिए ये उत्तर एकदम सही है। अगले सवाल है यहाँ पे, दक्षेश की स्थापना कब हुई? दक्षेश के बारे में पढ़े थे, सार्क का ही हिंदी में नाम क्या है? दक्षेश। इसकी स्थापना बताइए। 1985 में हुई, या 1980 में हुआ, 1990 में हुआ, या फिर 2005 में हुई? फटाफट से बताएंगे दक्षेश की स्थापना। तो दक्षेश यानी सार्क, इसकी जो स्थापना होती है वो स्थापना होती है 1985 ईस्वी में। इससे पहले 1967 ईस्वी में आसियान की स्थापना। 3 गो डेट याद रखेंगे।
1967 ईस्वी में आसियान की स्थापना। फिर 1985 ईस्वी में बात कर लेंगे तो दक्षिण यानी सार्क की स्थापना। और 1992 ईस्वी में बात कर लेंगे तो यूरोपीय संघ। ठीक है, ये कहीं से भी एक सवाल स्थापना से पूछे जा सकते हैं। अगले सवाल है, प्यारा सा प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? बताइए, पहली बार भारत में परमाणु का टेस्टिंग यानी परीक्षण कब किया गया, ये बताइए। 1971 में, 1974 में, 1980 में या फिर 1985 ईस्वी यानी 85 में? फटाफट से आंसर करेंगे तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा होगा भैया? तो ये जो होगा वो सही उत्तर होगा कि 1974 ईस्वी में, इंदिरा गांधी के शासनकाल। चलिए, ये आपको कमेंट करके बताना है कि उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी। उसी समय में पहले 1974 में परमाणु का टेस्टिंग हुआ है। लेकिन इस समय आपको कमेंट में करके बताएंगे कि उस समय भारत के जाने माने साइंटिस्ट कौन थे। साइंटिस्ट का नाम आपको कमेंट में बताना है, ठीक है? तब आपके और हमारी जो केमिस्ट्री है ना, एकदम मजेदार जमेगी और आप भरपूर चीजें सीखेंगे। अभ्यास करके सीखो वाली काम करना है हमें। बताइए, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बताइए, 26 जनवरी होगा या 15 अगस्त होगा, 1 मई या फिर 10 दिसंबर? थ्योरी में इसमें तो आपको एक बड़ा सा जो थ्योरी लेके पढ़ रहे हैं वो जान रहे हैं, इसमें एक बड़ा क्वेश्चन भी हम आपको कराएं, ठीक है? क्योंकि कभी कभार बड़े क्वेश्चन के आते हैं, 4 अंक के क्वेश्चन लॉन्ग में, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विश्व मानवाधिकार में वहां पे आपको चर्चा किए थे, 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं, ठीक है? चलिए, अठक बैठक सारी चीजें बताए गए थ्योरी में, यहाँ केवल आपको एक तरह से याद दिलाने का काम हम करेंगे। नीचे आंसर है और 18 प्रश्न के साथ ये आपका खत्म होने वाला है। साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? बताइए, साम्यवादी चीन का उदय जो है वो कब होता है? 1939 में, 19 साम्यवादी चीन का उदय, हाँ ठीक है, 1949 में, 1939 में, 1957, 1849। फटाफट से आप लोग आंसर करें, कौन से आंसर सही होंगे? तो ये होगा आपका 1949 में। पढ़े थे ना, माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई। कुछ प्रश्न आ रहे हैं, फटाफट से ये भी हम लोग प्रश्न देखे। 18 देख लिए। अब 19 नंबर सवाल कहां गया भैया? यहां है छुपा हुआ। चलिए, यह है आपके सामने 19 नंबर प्रश्न। चीन द्वारा विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई? बताइए, चीन ने अपने विदेशी व्यापार हेतु खुले द्वार यानी ओपन डोर की नीति कब अपनाई? 1975 में, 1978 में, 1985 में या फिर 1990 में? सही उत्तर आप फटाफट से वीडियो को रोके और एक उत्तर आप सेलेक्ट करिए जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है? चलिए, अच्छा लगता है माने जो आता है। यहाँ सही उत्तर होगा 1978 ईस्वी। और वहां के जो है प्रमुख वो है कौन? तो देंग सियाओपिंग। देंग नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के नेतृत्व में खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी। क्या नाम है? देंग सियाओपिंग, ठीक है? देंग सियाओपिंग इनका नाम है। आप ठेठ में ये रख सकते हैं कि 2 सिया के पिन्हेंगे, ठीक है? देंग सियाओपिंग ये है आपके चीन के राष्ट्रपति। और ये जो है इन्हीं के नेतृत्व में 1978 में खुली द्वार की नीति अपनाई। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़े। दूसरा भारत में परमाणु परीक्षण कब हुआ? पहले परमाणु परीक्षण तो एक तो ऑप्शन ऐसे कट गया, जान ही रहे, 1974। अब आपको दूसरे बताने हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय में। 1998 होगा या 2006 या फिर 1971? फटाफट से बताएंगे। दूसरा परमाणु टेस्टिंग एक जब 1974 में पहला हुआ है तो ये तो आप सब जान रहे कि 71 में, तो फिर दूसरा कैसे हो सकता है? चलो, 2 ऑप्शन आपके सामने है भैया, एक 2006 और एक 1998। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा 1998, ठीक है? साइंटिस्ट यहाँ है एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है? तो चलिए, 1998 भी उत्तर सही। अब एक और सवाल है, बाकी कुछ नोट में बहुत सारे सवाल थे तो थ्योरी वाले के लिए इसी में ऑब्जेक्टिव में से उनको नोट में करके बहुत सारी चीजें यहाँ पे नीचे लिख दिए, तो वो थ्योरी वाले के लिए है, कुछ एक्स्ट्रा भी यूट्यूब वाले बच्चों से। इनमें किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन ने, यूरोपीय संघ ने, जापान ने या फिर आप अमेरिका ने? फटाफट से बताएंगे इनमें खुले द्वार की नीति कौन अपनाए? तो पहले बता दिए थे कि चीन ने, ठीक है? तो 21 के ये उत्तर सही है। तो इसी तरह से हम आपको सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव कराते रहेंगे। जो बच्चे कोर्स लेना चाहते हैं, काफी सस्ते में आपको कोर्स हम देते हैं, मात्र 99 में एक सब्जेक्ट, और 250 रुपये में आपको 250 रुपए की राशि में आपको कितने मिल जाते हैं? तो सभी सब्जेक्ट मिल जाते हैं, यानी तीनों सब्जेक्ट आर्ट्स के,
केवल लैंग्वेज पेपर आपको कहीं से पढ़ लेने होते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 8825376551, 551, यही मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर, ठीक है। आप इसमें कांटेक्ट कर करके और पीडीएफ कोर्स सारा कुछ परचेज कर सकते हैं। कुछ चीजें डेमो के रूप में ये आपको ऑब्जेक्टिव इस फॉर्म में देंगे कि आप इसको जो है वो मार्केट में जा करके और प्रिंट करा सकते हैं। देखिए, हाथ से लिखे हुए यहाँ पे वो चीजें नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव का लिए हैं, लेकिन ये काफी प्रिंटेबल नोट्स है जो आप मार्केट में कहीं भी आप प्रिंट कराएंगे तो काफी आपका पेज का बचत होगा, फुल में फुल अच्छा दिखेगा, आपको सब चीज ठीक लगेगा, ठीक है। चलिए, बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज पे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।